नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा सभी के प्रकार। सभी के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? क्रिया कितने प्रकार की होती है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? लगभग आप सभी को 50 प्लस क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आपने स्टार्ट कर दिया ना तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, सभी के प्रकार इसमें आपको मिल जाएँगे। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है? अल्प प्राण, महाप्राण ये कितने प्रकार के होते हैं, अघोष, सघोष ये कौन-कौन से व्यंजन होते हैं और कितने होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रत्येक देश की भाषा के कितने रूप होते हैं? तो प्रत्येक देश, चाहे वो कोई सा भी देश हो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है, इंडिया भारत ही हो गया भाई, और तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो भाई प्रत्येक देश की भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 3 रूप होते हैं। उसमें बोलियां, ठीक है, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, ये 3 रूप होते हैं प्रत्येक देश की भाषा के। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो लगभग भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से नियंत्रित भाषा कैसी है? तो जो व्याकरण से नियंत्रित भाषा है वो है परिनिष्ठित भाषा, ठीक है? सही आंसर हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा, ठीक है? जर्मनी की राष्ट्रभाषा कौन सी है? वो है जर्मन। भारत की हिंदी है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा। भारत मतलब जो भारत में या फिर भाषा के कितने भेद होते हैं, ठीक है? तो भाषा के 2 भेद होते हैं, एक होता है कथित और एक होता है लिखित, ठीक है? तो आपसे पूछे भाषा के कितने भेद होते हैं, तो ओवरऑल मिलाकर 2, एक कथित होता है और एक लिखित होता है। रूस की राष्ट्रभाषा कौन-सी है? तो रूस की राष्ट्रभाषा है रूसी, याद रखिएगा। जापान की राष्ट्रभाषा कौन-सी है? तो जापान की राष्ट्रभाषा है जापानी, पूछी जा सकती है। फ्रांस की राष्ट्रभाषा कौन-सी है? तो फ्रांस की राष्ट्रभाषा है फ्रांसीसी। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन-सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है? भाषा के आधार पर 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत का प्राचीन रूप विश्व की किस प्रथम रचना से प्राप्त होता है? तो जो संस्कृत का प्राचीन रूप है वो विश्व की कौन सी प्रमुख रचना है जिससे प्राप्त होता है? तो वो है रंग मतलब वो रचना है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना की थी विश्वामित्र ने, और इसी से ही संस्कृत का जो प्राचीन रूप है वो प्राप्त होता है, ठीक है? तो संस्कृत का प्राचीन रूप यानी पुराना रूप विश्व की किस प्रथम रचना से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। कुल मिलाकर वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, ठीक है? 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ठीक है? याद रखिएगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन-सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सामान्य हिंदी में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन-सी है? अगला है, हिंदी, हिंदू तथा हिंदुस्तान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द ये मतलब संस्कृत भाषा का शब्द ना होकर ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। हिंदी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी का नामकरण, ठीक है, हिंदी का नामकरण ईरानियों तथा भारत की मुसलमानों के द्वारा किया गया था। तो आप लोगों से पूछे हुए हिंदी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी का नामकरण ईरानियों तथा भारत के मुसलमानों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण या फिर अक्षर होते हैं? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं यानी 52 अक्षर होते हैं। अब 52 का क्रम देख लीजिए कौन-कौन सा है, देखिएगा। ए से लेकर अ तक दोस्तों आपके 11 क्या होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं जिनकी मात्राएँ चढ़ती हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं, ठीक है? और जिनको बोलने में
स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 33 यहाँ पर आप सभी के लिए व्यंजन दे रखे हैं। ये आपके ऊष्मीय व्यंजन हो गए, आपके अंत्यस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। और ये आपके टोटल मिलाकर कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं, ठीक है। और 11 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी ये होते हैं, ठीक है। अनुस्वार या चंद्र बिंदु, इसे अनुस्वार कैसे कहते हैं? इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। विसर्ग, इसे विसर्ग बोलते हैं। और द्विगुण व्यंजन, इसे यानी जो ये वाला ढ है इसको, और ढ ढक्कन को, इसको आप याद रखिएगा, इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। कुल मिलाकर 52 आपके ये होते हैं। तो 52 का क्रम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ में भी नहीं, सामने आप देख ही पा रहे हैं कि 52 हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं या फिर अक्षर होते हैं, ठीक है। अगला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो भाई याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर आपके 11 स्वर होते हैं। और स्वर को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनकी 2 मात्राएं बनती हैं, और ह्रस्व स्वर जिनकी 1 मात्रा बनती है, जब आप मात्रा काउंट करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। और मूल रूप से आपके कितने स्वर होते हैं? तो मूल रूप से आपके स्वर होते हैं 7, ठीक है भाई। मूल रूप से स्वर होते हैं आपके 7, ठीक है। तो 7 वर्ण यहाँ पर देख लीजिए। 7 ये वो हैं जिनकी क्या मात्रा, मतलब 2 मात्राएं चढ़ती हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर आपके कुल मिलाकर 4 हैं। ओवरऑल मिलाकर आपके कितने हैं? ओवरऑल मिलाकर आपके 11 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो कुल मिलाकर 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। 33 व्यंजनों का आप लोग क्रम देख लीजिएगा, अभी दिखाया था मैंने, और एक बार देख लीजिए, 33 व्यंजन आप लोगों को दिख जाएंगे। ये 33 व्यंजन हैं आपके, टोटल के टोटल सारे के सारे गिन लीजिएगा, 33 व्यंजन हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये 33 व्यंजन हिंदी वर्णमाला में होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अघोष और सघोष व्यंजन कितने होते हैं? ठीक है भाई, तो दोनों का आंसर लिख लीजिएगा। अघोष व्यंजन आपके 13 होते हैं, और सघोष व्यंजन आपके कितने होते हैं? 31 होते हैं, ठीक है। तो अघोष और सघोष का पूरी तरीके से मैंने क्रम यहाँ पर आपको दिखाया है, और अघोष और सघोष की पूरी वीडियो मैंने नेट पर डाल रखी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अघोष व सघोष को ट्रिक से बताया है। तो अघोष आपके 13 होते हैं, और आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इनकी आप लोग ट्रिक भी याद रख सकते हैं भाई। अघोष में कौन सा आता है, सघोष में कौन सा? अघोष में क वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीनों से, ठीक है, ये आते हैं आपकी अघोष में। सघोष में आते हैं, देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर, ठीक है, प्लस 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन हो गए, और एक ऊष्मीय व्यंजन होता है, ठीक है। ये किस में आता है? ये आता है आपका किस में? तो ये आपका अघोष में, सॉरी, सघोष में आता है, ठीक है। तो पूरा क्रम मैंने दर्शाया है। यहाँ तक की बात करें स्वरों की, तो 11 स्वर भी आपके किस में आते हैं? सघोष में ही आते हैं। ओवरऑल मिलाकर सघोषों की संख्या 31 होती है, सारा कुछ मिलाकर, और 13 होती है आपकी अघोषों की संख्या। सघोषों की संख्या होती है भाई 31, ठीक है। गलती से बाई मिस्टेक निकल गया, ठीक है, अघोष। तो सघोष की संख्या होती है आपकी 31, और अघोष की संख्या आपकी होती है 13। इतना ही पूछा जाएगा, और आप लोगों के सामने क्रम भी बनाकर दे रखा है मैंने। अब बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट भाई, एक सेकंड रुकिए। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ठीक है। सामने आप ये देख पा रहे हैं, अल्प प्राण ही है। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ठीक है। चारों अंत्यस्थ व्यंजन, एक उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, ठीक है। और 3 15, 3 18 और एक 19, ठीक है। तो लगभग 19 से 20 आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो 4 ये हो गए, और एक ये 5, ठीक है। 5 3 8 3 11 3 14 और 3 17 और 3 20 आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो काउंट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब महाप्राण देख लीजिएगा। महाप्राण यानी जिनको बोलने में हमारे प्राण खींचे, थोड़ी सी वायु ज्यादा निकले, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, ठीक है, और चौथा अक्षर, ठीक है। दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। और चारों ऊष्मीय व्यंजन आते हैं इसमें, महाप्राण में, और एक उपक्षिप्त व्यंजन आता है, डह जो है ये, एक व्यंजन ये आता है। तो कुल मिलाकर ये कितने होते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 4 14 और एक, कुल मिलाकर 15 आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। शॉर्ट में आपको मतलब छोटे में करके दिखा दिया है मैंने।
अब चलिए, पर आपको दिखा दिया कि महाप्राण 15 होते हैं। चलिए, पर्यायवाची मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यायवाची के भी प्रकार होते हैं। तो पर्यायवाची के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक पूर्ण पर्याय, एक पूर्ण अपूर्ण पर्याय और एक अपूर्ण पर्याय, ठीक है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में आपके 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो संस्कृत में वचनों को कितने प्रकार का माना गया है? संस्कृत में वचनों को 3 प्रकार का माना गया है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, ठीक है। और हिंदी में कितने प्रकार के? हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में आपके वचन होते हैं 3 प्रकार के। सामने आप लोग देख भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के, तो सर्वनाम के ओवरऑल मिलाकर 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के टोटल मिलाकर कितने भेद होते हैं? 6। पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सारे के सारे प्रकार यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे ये पूछे कभी, तो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आगे, हिंदी भाषा में शब्दों की प्रकृति के आधार पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी भाषा में शब्दों की प्रकृति के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और परसर्ग, ठीक है। तो हिंदी भाषा में शब्दों की प्रकृति के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला, प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो प्राचीन के आधार पर आप याद रखिएगा 5 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आधुनिक के आधार पर आप याद रखिएगा संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। आगे बात करते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुण, संख्या, परिणाम के आधार पर, ठीक है। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनिक विशेषण, ठीक है। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कभी आपसे ये पूछे कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तथा रचना के आधार पर, तो प्रत्येक के आधार पर कर्म, जाति तथा रचना, प्रत्येक के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया वो होती है कि जिसमें कर्म होता है। क्रिया की वीडियो भी पड़ी हुई है। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, टेंस जिसे बोलते हैं। तो काल के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं, आपने पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान, भूत, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है लगभग, ठीक है। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। इसमें और भी ऐड हो सकता है हेतु हेतु मद वर्तमान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल की बिल्कुल संख्या फिक्स है, इसके 6 ही प्रकार होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सामान्य का आप लोग बिल्कुल इसका देख लीजिएगा एक बार आप भी खुद से कि कितने प्रकार होते हैं। भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? भविष्य काल भी 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। आगे बढ़ते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के? वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अव्यय या फिर अविकारी कितने प्रकार के होते हैं या फिर इसके कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो हमने पढ़े हैं अव्यय के 4 भेद होते हैं, एक क्रिया विशेषण, अगला संबंध बोधक, फिर अगला समुच्चय बोधक और एक विस्मादि बोधक, ठीक है। तो अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं?
पूछा जाए तो संस्कृत में 19 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में कुल मिलाकर 10 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 19, हिंदी में 10 उपसर्ग और उर्दू में कुल मिलाकर 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि पूछा जाए केवल स्वर संधि ही प्रकार में होती है, वरना विसर्ग और व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्वर संधि के प्रकार जान लेते हैं। वे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 की। दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो स्वर संधि कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं पूछा जाता है, तो स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्मीय व्यंजन पहले तो आप याद रखिएगा 4 होते हैं। ठीक है, 3 सह होती हैं, सल्यम, षटकोण, सपेरे वाली और हैलकारा। ये आपके 4 ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, यानी जिन्हें बोलने में गर्म हवा निकलेगी मुंह से। अंत्यस्थ व्यंजन जिन्हें पेट के अंदर से आवाज आएगी जिन्हें बोलने में। ठीक है, तो अंत्यस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, ये रे, ले, वे। अगला संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, जो 2 के मेल से बनते हैं, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव। ये मुख्यतः संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। आगे अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो अलंकार के लगभग 3 भेद माने जाते हैं। हम पढ़ते केवल परीक्षा के लिए केवल 2 से ही काम चल जाता है, लेकिन अलंकार के भेद 3 माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद लगभग माने जाते हैं? तो अर्थालंकार के भी 17 के समथिंग में भेद माने जाते हैं। अगला छंद के कितने भेद हैं? तो छंद के लगभग 3 भेद होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ठीक है, तो वो होती है वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। ठीक है, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक, कुल मिलाकर छंद के 3 प्रकार होते हैं। छंद की प्रथम चर्चा कहाँ पर हुई? तो छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई। छंद शास्त्र का प्रथम निरूपण, ठीक है, पिंगल आचार्य ने किया। तो आपसे पूछे छंद शास्त्र का प्रथम निरूपण किसने किया? पिंगल आचार्य ने किया, और इसे पिंगल शास्त्र भी कहा गया। तो छंद के कितने भेद होते हैं? 3, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के अंग होते हैं लगभग आपके सामने आप लोग देख पा रहे हैं, चरण, पाद, पाद, ठीक है, वर्ण, मात्रा, दल, संख्या, क्रम, गण, गति, लय, यति, विराम, तुक। तो कुल मिलाकर छंद के ये सारे अंग होते हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगला गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या कुल मिलाकर 8 होती है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये कुल मिलाकर कितने होते हैं? गण होते हैं आपके 8। चलिए आगे, रस कितने होते हैं? तो रस कुल मिलाकर 9 होते हैं। रसों का पूछा जाए तो रस कितने होते हैं? 9। भरत मुनि से के अनुसार रस होते हैं 8। ठीक है, यहाँ पर रसों का भाई स्थाई भाव भी दे रखा है। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं, और स्थाई भाव भी 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, सूरदास के अनुसार रस 11 होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, ठीक है, अद्भुत रस का आश्चर्य, ठीक है, विभत्स का घृणा, भयानक का भय होता है। ठीक है, वात्सल्य का स्नेह और शांत का रस का होता है निर्वेद। ठीक है, 9वां रस शांत रस है। ठीक है, चलिए 10वां रस वात्सल्य रस है। ठीक, और जिसका स्थाई भाव वत्सल या फिर वात्सल्य होता है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है। 11वां रस है भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थाई भाव होता है अनुराग। टोटल मिलाकर 9 रस माने गए हैं। ठीक है, रसों की संख्या लगभग 11 तक हो सकती है। 11वां रस कौन सा है? 11वां रस भक्ति रस है। ठीक है, सूरदास ने 11 माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं?
तो विकारी और अविकारी शब्द के टोटल मिलाकर 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रयोग वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो इसके अनुसार होते हैं कुल मिलाकर 2। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के टोटल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। चलिए, में हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हिंदी में प्रत्ययों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर है 28। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्ययों की संख्या हिंदी में कितनी है? 28। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या है 9। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 और सूरदास के अनुसार 11 है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो वो 11 है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का या फिर राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान के किस भाग में 22 भाषाओं को जगह दी गई है? तो संविधान के भाग 8, ठीक है, भाग 8 अनुच्छेद 343 में, ठीक है, 22 भाषाओं को जगह दी गई है, फिर 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो भाई लगभग सभी के प्रकार मैंने करा लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं आपके 4। स्थायी भाव, विभाव, ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये होते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? यह भाव आश्रय के हृदय में स्थायी रूप से वर्तमान में रहता है। ठीक है, इसकी संख्या 10 होती है स्थायी भाव की। विभाव, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे ही विभाव कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अनुभाव, आश्रय में रस उत्पन्न होने की दशा में जो शारीरिक, मानसिक, ठीक है, वास्तविक चेष्टा में परिवर्तन होता है उसे अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या संचारी भाव की 33 होती है। ठीक है, और स्थायी भाव जो ना, स्थायी भाव, ठीक है, तो ये इनकी संख्या लगभग 10 के समथिंग में होती है। चलिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जहां पर स्थायी भावों की संख्या है। स्थायी भावों की संख्या 11 तक हो सकती है। ठीक है, 11 तक हो सकती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 10 को क्रॉस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।